पिछली बार का को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, कोई किसी के पास है नोट्स? मैं पढ़ अब देता मैं, हूँ थोड़ा हाँ, करो। सा। जो मैंने नोट किया था, वी क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस थ्रू आवर माइंड इन द फ्लो ऑफ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यस। just like a rock in the flow of water. And our negative belief system is this obstruction. And we have a role to play for ourselves and towards our sphere of influence. How we view it is that there is a universal intelligence and there is me. When we align with universal intelligence, we become peaceful. All Shastra's purpose is to grow the individuals to be in this blissful state. Universal intelligence is too powerful and does not get affected by anything, but we get affected. Me, the people I meet, my aura, etc. So we need to synchronize with universal intelligence. I think that is basically what I have looked at. Wonderful. और एक उसमें भगवान भगवत गीता का भी था। Uh, अर्जुन को भी भगवान ने यही बताया था, निस्त्रय गुणा अर्जुना। all gunas have to be crossed to reach the हाँ, absolute truth. Yeah. right। Yeah. और एक और था कि blockage that we create by through negative thoughts, Uh, it also not only affects the aura of my own or individual, but it also affects the environment around me, correct. because also we radiate the negative energy। वही अपोजिट भी है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। एक चीज ठीक है, हर्ष कुछ कहना है? नहीं, करिए करिए, आगे बात कीजिए। नहीं, मेरे क्वेश्चन था कि मोरल ये सब चीजें थ्योरी में तो हम समझ गए है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने सालों की जो एक टेंडेंसी बन गई है ना, Mm. उसका हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट क्विकली? जैसे वो एक चैलेंज अभी भी बना है। बहुत चीजें तो छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन कुछ एक चीजें जो है क्विकली जो अभी है भी ना, कहीं कहीं ऐसा ना कुछ हो ना जाए, ऐसा दिमाग में आता है ना। आप वही क्वेश्चन कर रहे हो जो गीता में भगवान ने कहा था ना, कि वो दर्पण के समान है जिसके ऊपर धूल जमी हुई है। करेक्ट। तो ज्यो ज्यो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हम इसको ज्ञान की कैटेगरी में मान लें इस चीज को, तो त्यों त्यों वो अपने आप जो है धूल साफ होती है। एक बहुत अच्छा सवाल है प्रभात जी। एक तो हो गई ना, थ्योरेटिकली हमने कुछ चीज मान ली कि भाई ये सच है क्योंकि कहा जा रहा है इसलिए। दूसरा होता है कि उसको आप ऐसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें या एक्सपेरिमेंट करें, तो ताकि जो मान लिया जो था वो उसका एक प्रूफ जो है वो अपने अनुभव के हिसाब से हो। राइट, राइट। वो यहीं हम लोग रुके थे शायद, कि उसको वैसे तो उसके लिए थोड़ा सा एक टेक्निक भी बोली थी, बट आज उसी को आगे बढ़ा लेते हैं बात को। उसका एक एग्जांपल दिया था मैंने, याद आपको याद होगा कि एक दिन हम लोगों ने जब बैठे हुए थे तो एक सिंपल सा एक टेस्ट किया था कि भाई हमारे शरीर से प्राण लीक होते हैं, लीकेज ऑफ प्राण। और हमने सिर्फ अपने आप को या अपने मन को या अपने आप को जैसे भी कह लें, ये बोला कि भाई स्टॉप द लीकेज ऑफ प्राण। जैसे ही आप ये सेल्फ को बोलते हैं, अपने आप को स्वयं बोलते हैं, मन में ही बोलते हैं, इमीडिएटली आपको जो सटल डिफरेंस है अपने शरीर के अंदर वो फील होता है। और अगर ये आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो करके देखिए। आपके प्राण जो हैं हम सबके, उसमें से कुछ शरीर के चक्रास में से ऑरस में से कुछ लीकेज होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ वीकनेस फील होती है। तो ये एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, स्वयं से बोलना। मतलब
मीन करना है इस बात को, स्टॉप द लीकेज ऑफ माई प्राण, बस इतना ही कहना है। इमीडिएटली अगर आपको उसका सटल डिफरेंस बॉडी में फील हो, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। कैसे महसूस होता है कि प्राणा लीक हो रहा है? ये तो आपको पता नहीं लगता ना, महसूस, ये लीक होना पता नहीं लगता, मगर जब करेक्ट। लीकेज को स्टॉप कहते हैं, तब उसकी स्टॉपेज होने से जो चेंज आता है वो पता लगता है। लेकिन एक चीज का तो पता लगता है कि जब आप किसी नेगेटिव थॉट में होते हैं, अमूमन जैसे आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, और उस समय आपका नेगेटिव थिंकिंग होता है, तो आपको अपना शरीर भी कमजोर महसूस होता है। ऐसा ठीक। तो होता है। और जैसे ही वो थॉट परिवर्तित होता है एक पॉजिटिव उसमें, उम्मीद में, या एक पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंकिंग में, तो वो एकदम से वो जो कमजोरी है वो कहीं चली जाती है। ये तो महसूस होता है। या ठीक है। दस ऑलवेज देयर। लाइक किसी चिंता में बैठे हो, तुम सोच रहे हो उसका ये होगा, ये होगा, ऑल ऑफ ए सडन आपको खबर आई कि जो तुम नेगेटिव सोच रहे थे उसका वो काम तो ठीक ठाक हो गया है। तो तो देयर यू इज अ स्प्रिंग इन योर स्टेप इमीडिएटली। एकदम जो है ना तुम्हारी बॉडी का चेंज रहती है, एंड यू सारी वरी मतलब लाइक एंजाइटी जो हुई है आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। और यू कह के बेकार की बात थी, मैं इतना वैसे ही 2 दिन से पागल सा फिर रहा हूँ। फिजिकली भी चेंज आता है, ये मैं Oh, कह रहा yeah, it has to be. हूँ। It's not just और anything. इंस्टेंटली आता है। Yeah, तो यही चेंज जो इसका जो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो शॉर्टकट ही है ना उसका। एक तो है ना कि आप अपने विचारों को बदलें तो उससे चेंज आएगा, और दूसरा जो शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था वो ये था, स्ट्रेट अवे अपने आप को ये बोलना, स्टॉप द लीकेज ऑफ प्राण। I stopped the cab. What you are saying? लीकेज, लीकेज ऑफ प्राणा। Oh, okay. जस्ट जस्ट अपने आप को, स्वयं को इतना बोलना, और आपको इमीडिएटली उसको नोटिस करना होगा। मतलब ये तो अपना सटल डिफरेंस जो बॉडी के अंदर आता है उसको नोटिस करना होगा आपको, आया कि नहीं आया। दैट मीन्स ये तब करने का है जब आप निगेटिव इमोशन से घिरे हुए हैं। हाँ हाँ, वही, तब मतलब वी तब कैन देन से हाँ, prana देन ओनली leakage यू is कैन directly डिफरेंशिएट। proportional to negativity, हाँ, बट something like that. नॉर्मली आपका प्राण हर वक्त लीक करता ही है। हम्म। ये हमारे ह्यूमन माइंड जो है ना, हमारा जो मन है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रहती है। तो आप किसी वक्त भी इस बात को करेंगे तो आपको इमीडिएटली फर्क पड़ना चाहिए, एनी टाइम, इवन नाउ। मतलब जैसे अभी वो बैठे हुए हैं, इवन नाउ इफ यू से, आपके बॉडी के पोस्चर में, आपकी बॉडी की फीलिंग में, सेंस में कुछ फर्क आपको इमीडिएटली महसूस होगा। होगा बहुत सटल होगा, थोड़ा सा होगा, बट होगा। कहने का मतलब ये है, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने चित्त का ओनर आप स्वयं हो। हम्म। और जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपके प्राण हैं, वो आपकी कमांड के ऊपर व्यवहार कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं। ये एक यौगिक प्रक्रिया है, मगर ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना दिया या समझते हैं लोग। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मैं इसका सबका ओनर हूँ, और ये मेरी कमांड के ऊपर काम करते हैं। और अगर मैं इनको कमांड नहीं देता तो ये स्वयं में काम करते हैं।
हम्म, जो वो बेलगाम घोड़ा। है, बेलगाम घोड़ा। बेलगाम घोड़ा अपने आप काम करते हैं। मजे की बात यह है कि जो चित्त है, जो मन है, ये इसमें जो ये जो ये सिस्टम ऑफ एक्शन है इसका, इसको सिस्टम ऑफ एक्शन को डिसर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन इन राइट एंड रॉन्ग नहीं आता। यानी ये सिस्टम, अगर आपकी थॉट्स या वासना या संस्कार नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पे काम करना शुरू हो जाता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव पे काम करना शुरू। वो ये नहीं देखता कि भाई ये नेगेटिव है तो इसको ना करूं, या ये पॉजिटिव है तो इसको करूं। ये जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है इसका। तो हर्ष, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यही काम तो इंटेलेक्ट का है ना। इंटेलेक्ट हैज द एबिलिटी टू डिसर्न राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड। राइट, बट द सिस्टम इज नॉट वरीड अबाउट इंटेलेक्ट। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल से क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। चाहने और डिजर्व करने में फर्क क्या है, इस सेंस में। ओके, आप ये थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट अपना इसी में रखना होगा। जो आपके वासना, संस्कार, कुसंस्कार, बिलीफ सिस्टम, जैसे भी आप उसको बोले, वो हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और उस एनवायरनमेंट को कहते हैं हम, ये डिजर्विंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डिजर्विंग इन द सेंस उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ही आपका एक्शन या फल होने वाला है। मेरी इच्छा तो है कि मैं 50,000 लोगों के सामने खड़ा होकर भाषण दूं, मगर अंदर से मेरे को स्टेज फियर है। स्टेज फियर तो समझते हैं ना, लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, सभी को होता है, राइट। अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये क्या, एक हुई इच्छा कि मैं 50,000 लोगों के आगे, 50,000 को छोड़ो, मैं अपनी 10 लोगों के कंपनी के सामने। अंदर 10 लोगों के आगे भाषण दूं या कोई प्रेजेंटेशन दूं। छोटी सी बात है, इच्छा तो ये है, मगर अंदर से जो स्टेज फियर है वो मुझे उनके सामने प्रेजेंटेशन देने नहीं देता ठीक से। तो इसके अंदर आई वांट एंड आई डिजर्व, ये दोनों का फर्क है। जब तक आपका स्टेज फियर रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो नहीं सकती। यानी आप डिजर्व करते हैं, या इस सेंस में, अगेन अगेन ये डिजर्व का जो कॉन्टेक्स्ट है इसको इसी में रखें, क्योंकि अदरवाइज ये लैंग्वेज के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है बहुत। आपके हमारे जीवन के जितने फल हैं, जीवन का जो भी हमारा जीवन चलने में जो भी हमारे रास्ते में सिचुएशंस आती हैं या जो भी रिजल्ट्स आते हैं, वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं आते, हमारे संस्कार और वासना अनुसार आते हैं। और ये सत्य जो है ना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो इस सत्य को समझना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये था वापस जाने पे, कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम जो सृष्टि का जो सिस्टम जो चल रहा है, वो सिस्टम ये बात में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि आपके संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं।
वो सिर्फ देखता है ये संस्कार है, ये वासना है, ये बिलीफ है, इसी के अनुसार आपको रिजल्ट दूंगा। तो जब वो संस्कार, वो बिलीफ, वो वासनाएं आप अपने कंट्रोल से चेंज करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। इसी इसी बात को हमने दूसरे तरीके से पहले बोला था। जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसके फ्लो के अंदर हम अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा दीवारें खड़ी कर देते हैं जो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनती है। ऑब्स्ट्रक्शन में से हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, उसके लिए नहीं बनती है। उसने तो अपना काम करना है। हम्म। तो अच्छा, इस कंसेप्ट से हम जो है दो तीन चीजों को कैसे क्या हम जोड़ सकते हैं, अ, जैसे कि वो एक कंसेप्ट आता है कि भाई जैसे ईश्वर, गीता में जैसे भगवान ने कहा कि मैं सब में होते हुए भी मैं किसी चीज में लिप्त नहीं हूँ। राइट। तो दूसरा ये है कि भाई कर्म सिद्धांत भी अपनी जगह है। तो जो हम पाप और पुण्य जिसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसी हिसाब से पाप का फल पाप और पुण्य का फल पुण्य अलग अलग मिलता रहता है, और प्रारब्ध उसी तरह से क्रिएट होता है, और फिर वो ये सब। और तीसरी चीज ये कि जैसे हम इसे कहते हैं कि क्रोध का आना, फॉर एग्जाम्पल, क्यों वो इसमें हम कहाँ मतलब इस कंसेप्ट में फिट करते हैं कि हाँ कि भाई आपने क्या क्रोध का आना भी एक जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है एक तरीके का, क्योंकि प्रैक्टिकली तो लगता है कि हाँ है। क्रोध जो है वो एक उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। या जो कोई डिजायर पूरी नहीं हुई तो जो गुस्सा है। इंटरनल वासना, संस्कार, कुसंस्कार का जो जमघट है, उसके अंदर से रिएक्शन जो आता है, उसका मैनिफेस्टेशन है वो क्रोध। तो क्रोध आने से, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमारा शरीर और हमारा मन ये हमको इंडिकेट करता है कि यहाँ कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमने क्रिएट करके रखी हुई है। तो क्रोध जो है, जैसे हमने कहा था ना, कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमने बना के रखी, कोई ना कोई दीवार हमारी रखी हुई। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो मन का जो मन बुद्धि और शरीर जो है, इसका जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम है इसमें। जिस तरह से यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का सिस्टम बहुत फ्लो जो है वो बहुत ही प्योर है, उसी तरह से हमारा जो मन बुद्धि और शरीर जो है, इसका सिस्टम भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, इन द सेंस कि ये हमको हमेशा फीडबैक देता है। और वो फीडबैक जो है हमको पॉजिटिव भी मिलती है, नेगेटिव भी मिलती है। किसी बात पे हम लोग खुश भी हो जाते हैं, किसी बात पे हम दुखी भी हो जाते हैं। मगर जो दुख होने वाली फीडबैक है, वो हमारा पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव मतलब पहला हमारा गोल है, पहली स्टेज है। कि जब भी हमें दुख हुआ किसी भी कारण से, मान लीजिए ईर्ष्या हुई, क्रोध हुआ, या कोई दिल टूट गया, कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ये जितने भी इमोशन हैं, ये सारे के सारे ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे चित्त के अंदर कुछ वासनाएं ऐसी हैं जिनको निकालना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे शरीर के अंदर जब चोट लगती है तो दर्द होती है, एक फीडबैक है ना ये। अगर ये फीडबैक ना हो तो आदमी के शरीर में चोट लगती है, वो उसे पता नहीं लगता कि मुझे चोट लगी। ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस आपको सुनने को मिले होंगे
बट ये फीडबैक है, न्यूरोलॉजिकल फीडबैक तो है ना, वो जरूरी है। आप भाई ये उंगली आप टच करते हैं कहीं, तो जो भी सरफेस है उस सरफेस की फीडबैक आपको इमीडिएटली मिलती है। सिस्टम है ये। अगर आप पानी को टच करेंगे तो फीडबैक बता देता है आपको कि ये पानी है। अगर आप आग को टच करेंगे तो वो बता देता है कि ये आग है। तो फीडबैक सिस्टम तो है ना हमारा। तो इस फीडबैक सिस्टम का ही यूटिलाइजेशन करना स्पिरिचुअल एंड यौगिक ग्रोथ के अंदर आवश्यक है। कहने का मतलब ये हमारे को कहीं बाहर से तो कुछ चाहिए नहीं, हमें सारा कुछ हमारे अंदर है। तो एक क्वेश्चन हर्ष यहाँ पे ये है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, अभी बाय द वे जो चित्त की बात यहाँ कर रहे हैं, आप माइंड से कर रहे हैं ना सर, इट्स नॉट कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट कॉन्शियसनेस। हाँ, तो आप चित्त उसकी माइंड की बात कर रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस का भी तो रोल है, क्योंकि उसी के द्वारा ही सारा फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में ना। हु इज द ओनर ऑफ द माइंड? कॉन्शियसनेस। But before you get to the consciousness, there is a in-between stage. When you say, I am the owner of my mind, ये I अभी in-between stage वाला है. That is like a ego. That is like an ego. Yeah. But सात्विक ईगो अगर हो जाती है तो ऑब्वियसली वो भी ईगो है। Yeah, ego. है तो वो in-between stage है ना। वो I अभी कॉन्शियसनेस में वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसमें एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो जो इन बिटवीन स्टेज है ना, वो इन बिटवीन स्टेज के ही डिफरेंट समझ लीजिए कि रूप हैं। कि एक स्टेज के अंदर तो वो पूरी तरह से अपने को भूल जाता है और अपने मन और बुद्धि के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, समझता है कि मैं ही मन हूँ। और दूसरी स्टेज के अंदर धीरे धीरे उसमें से निकल जाता है, वो कहता है ये मेरा मन है, मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा। और वो उस स्टेज में आने के बाद में वो धीरे धीरे ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहाँ वो कहता है कि ये मन जो है ये तो ऐसे बोल रहा है, मगर मैं इस मन को कहीं और भी ले जा सकता हूँ। मगर ये सारी स्टेजेस इन बिटवीन है जब तक आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक ना पहुंच जाए। ये प्रिंसिपल इज करेक्ट कि आई एम अहम ब्रह्मस्मि, प्रिंसिपल इज करेक्ट, बट इट इज नॉट कि भाई आपने सीधा जंप करना है कि भाई मैं आज ईगो हूं और कल ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं होता। उसके बीच की स्टेजेस में से उसको गुजर के जाना पड़ता है। ये सीढ़ियों की तरह से होता है ना, एक के बाद एक स्टेप जो है वो चढ़ना पड़ता है। बीच बीच में विंडो जरूर खुलती है, बीच बीच में अनुभव जरूर आते हैं जिसमें ऐसा फील होगा, बट फिर भी पूरी मन की चित्त की शुद्धि करनी आवश्यक होती है। सो एनीवे, सो ये तो होगा ना शास्त्रों की तरफ से जैसे हम बात करते हैं, और उसी को प्रैक्टिकल उसमें जो मॉडर्न लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट यही था कि जो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है इसका फ्लो बहुत ब्लिसफुल है, इसका फ्लो बहुत पॉजिटिव है। इसके फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो स्वयं की ऑब्स्ट्रक्शन है, ये इट्स नॉट कि भाई फ्लो के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने जो अपने दीवार जो बनाई है वो, उस दीवार के कारण से वो जो फ्लो है, उस दीवार की एटीट्यूड, क्वालिटी, कंस्ट्रक्ट, कंपोजिशन, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम मतलब रिएक्ट ना करें सिचुएशंस पे, तो हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर रखेंगे अपने से। हाँ,
कहने का मतलब ये कि अगर आपका जो रिएक्शन आता है, अब उसके कई तरीके हैं ना रिएक्शन को दूर करने के लिए। तो इसीलिए वो चार पाथ हमारे बने हुए हैं, भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का और तंत्र का। मगर ये जो जो सिंपल ट्रिक है ये, कि उन सारे रास्ते को जाने की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज को निकाल दें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमने ये स्टेज फियर की बात की थी, हो सकता है कि किसी को हो सकता है ना हो, मगर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा स्कूल में जाता है। मान लीजिए उसका नाम हर्ष है, मैं हूं। कोई नाम तो रखना है, नाम नाम रख दो। स्कूल के अंदर वहाँ वो एक हुआ करते हैं ना, वीक में एक दिन उनकी वो जो जिसमें लोग बाग बच्चे कुछ ना कुछ कविता सुनाते हैं, ये सब करते हैं, तो वो होता है। तो उसमें उस बच्चे को भी स्टेज में सामने खड़े करके बोला जाता है कि भाई तू कुछ बोल। बाल सब। वो कुछ बोल देता है, और जो बोलता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसने सीखा है कुछ, जो भी गलत मलत बोल देता है वो। तो वहां से आता है तो फौरन उसको जो टीचर है वो थप्पड़ मार, कि ये तू क्या करते हो, क्या बोला। बच्चे के मन में थप्पड़ है और गलत है ये सब बातें तो नहीं आती, उसके मन में एक फियर आ जाता है। नेक्स्ट टाइम वो जब स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर आ जाता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मुझे दोबारा थप्पड़ पड़ जाए, पता नहीं आज भी थप्पड़ पड़ जाएगा। एक फियर उसके दिल में आ जाता है। ये फियर जो है उसका धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसको ये फियर कन्वर्ट हो जाता है स्टेज फियर की वजह से। उसके पीछे कारण क्या है, तो सब कॉन्शियस के अंदर, चित्त के अंदर उसके ये एक संस्कार या कुसंस्कार बन गया है कि जो वो बोलेगा तो कोई उसको जज करेगा, और उसको जज करने से कोई आदमी उसको गलत भी कह सकता है। और उस जजमेंट से बचने के लिए वो घबराता है कि भाई मैं सामने किसी के बोल नहीं सकता कुछ। साइकोलॉजिकली ये फैक्ट है कि स्टेज फियर के पीछे कारण यही होता है कि सबसे बड़ा कारण कि आई विल बी जज्ड। अब मान लीजिए कि ये जो बच्चा है, अब इसके मन में तो ये आ गया ना, स्टेज फियर आ गया, ये चित्त के अंदर उसके एक वासना बन गई, क्रिएट हो गई, बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया सबकॉन्शियस के अंदर। उसको मालूम नहीं है कॉन्शियसली कि ऐसा है, बट है। अब इसके बारे में आप ये सोचिए कि मान लीजिए जो वो जो बच्चा था, जब उसको थप्पड़ लगाया टीचर ने, अब ये सीन आप अपने सामने रखिए। तो थप्पड़ लगाने के क्या 3 कारण आप मुझे हमारे ग्रुप में चलिए बताइए। 3 कारण, कोई 3 कारण कि उसको थप्पड़ क्यों लगा। एक तो टीचर की एक्सपेक्टेशन को ही धक्का लगा। टीचर की एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं थी, हाँ। इसलिए एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, जो बच्चे ने कहा था, जो भी बोला था, वो टीचर के नज़र में ठीक नहीं था। हाँ, बच्चे का इसमें कसूर नहीं, टीचर का जो अपना एक्सपेक्टेशन, बिलीव। मेंटल बिल्डअप था, नजरिया है। नजरिया था उसका, उसमें वो ठीक नहीं है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा बताइए।
नहीं, वाकई उसने कुछ गलत किया हो ना, ठीक से बोल नहीं पाया, डरा था। बच्चे ने जो सीख के बोला था, उसमें बच्चे का तो कसूर नहीं, जो भी उसे को सिखाया, 6 साल का बच्चा है, उसे क्या पता कि क्या ठीक है क्या गलत है। यानी जो जिस जगह से उसने सीखा था, जिस भी माध्यम के थ्रू, उस माध्यम के अंदर वो जो सीखा वो लेसन था उसका, वो ठीक नहीं था। हम्म। इसमें कहीं बच्चा बीच में नहीं आता। ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल हैं। अब आप ये समझिए कि वो जो बच्चा था, उस स्टेज पर उस दिन जाने से पहले जो वो बच्चा था, और उस स्टेज पर से उतरने के बाद जो वो बच्चा था, उन दोनों के अंदर फर्क क्या था? एक ऐसा भाव, एक ऐसा चित्त के अंदर इम्पैक्ट, एक ऐसा उसका क्रिएट हुआ मन के अंदर, जिसने उस बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब आप जरा साथ में कन्वर्स मेरे साथ कीजिए इसमें, क्योंकि ये जरूरी है। यानी वो बच्चा जिस वक्त स्टेज के ऊपर गया, और जब वो स्टेज से उतर के जब थप्पड़ पड़ा, इस बच्चे के माइंड के अंदर दोनों में फर्क है ना? बिफोर एंड आफ्टर के अंदर फर्क है ना? यानी वो एक मोमेंट था, जिस मोमेंट के अंदर एक उस बच्चे के अंदर ऐसी धारणा क्रिएट हो गई कि मुझे जज किया जाएगा और मैं गलत कर सकता हूं, तो मुझे पिटाई हुई। अब सवाल मेरा ये है कि उस बच्चे की रियल पर्सनैलिटी कौन सी है? बिफोर वाली है कि आफ्टर वाली? आफ्टर वाली होगी ना। ना, रियल पर्सनैलिटी। रियल तो फिर वो पहले वाली है। रियल तो पहले वाली है ना। हाँ, लेकिन अब बदल आफ्टर जाएगी। आफ्टर वाली तो है, वो तो टेम्परेरी है ना। जैसे उसके अंदर वो वासना क्रिएट हुई है, वैसे ही उस वासना निकाली भी जा सकती है। उसका जो रियल, जो अस्तित्व है, जो अहम है, रियल अहम जो है, रियल आई जो है, वो बिफोर वाला है। और मॉडिफाइड आई और इन्फ्लुएंस्ड आई जो है, वो आफ्टर वाला है। अब अगर हम ये कहें, भाई ये बच्चे जो अब तो बड़ा हो गया है, बट वो जो आफ्टर वाला इन्फ्लुएंस है जो था, उसको कैरी कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। बट वो तो आफ्टर वाला तो टेम्पररी था, आ गया था। तेरा रियल जो है आई, रियल आई, वो तो बिफोर वाला है। तो क्या ये कहना सत्य होगा? अरे भैया, कम से कम हाँ या ना तो बोल दो। क्या ये कहना सत्य होगा कि उस बच्चे का जो रियल आई था, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहा हूँ ना मैं, बाकी भी बहुत सारी बातें होती है, बट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका रियल आई वॉज द बिफोर वन, नॉट द आफ्टर वन। करेक्ट। ये जैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है। हम्म। आप हो गया केमिकल, ये भी एक किस्म का रिएक्शन ही है। हम्म। तो वो थोड़ा बहुत तो उसमें रहेगा। हाँ। आप चाहे उसको हटा दें, कोई भी जादू करें, जैसे भी है, तो इसका मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी तो चेंज हो चुकी है। तो दैट्स व्हाट आई फील, हाँ, सो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली माइंड और चित्त डज नॉट वर्क लाइक ए केमिकल। इट मीन्स इसमें माइंड और चित्त में से
जो वासना क्रिएट होती है या जब संस्कार क्रिएट होता है, उसको आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली, अनलाइक द बॉडी, माइंड वर्क्स इन ए डिफरेंट वे। ओके, आप एग्जाम्पल दीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि किया नहीं इसलिए नहीं होता ना। वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, हाँ, गुरुजी आप तो एग्जाम्पल मैं दीजिए। यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप ये इसी, अब ये तो मैंने एग्जांपल स्टेज फ्राइट का लिया था, बट हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारे इस तरह के सबकॉन्शियस में कुसंस्कार होते हैं। अच्छा, मैं और निकल वो, रहा हूँ, नेक्स्ट हाँ, टाइम मिलते हैं। अच्छा फिर गुड डे। वो कुसंस्कार जो हैं, अगर आप इसी सेम सिस्टम को आप एक कागज कलम ले लें, मुझे मुझे बताने की या हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आपके माइंड में कोई भी इस तरह का बिलीव है जो आपको रोकता है किसी काम से या आपकी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करता है, उस बिलीव को लिख लें। उसके बाद में एक एज्यूम करें कि भाई बचपन में एक ऐसी बात हुई थी। अब ये रियलिटी के अंदर ये बात बचपन की नहीं है, हो सकता है कि पिछले जन्म की हो, बट आप उसको एज्यूम करें कि बचपन की है। उसके बाद उसके 3 कारण लिखें। उसके बाद उस जैसे हमने ये किया, उस मोमेंट को आइडेंटिफाई करें, बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आप, और ये आपको स्वयं को बोलना होगा कि मैं आफ्टर वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो बिफोर वाला हूँ जो कि आफ्टर के किसी वजह से इन्फ्लुएंस आके आफ्टर वाला बन गया। सिर्फ इतना एक्सरसाइज एक आप कभी 15 मिनट 20 मिनट बैठ के करें, तो देखें कि वो जो जो आपका बिलीफ जो भी था वो जाता है कि नहीं जाता। तो इसका मतलब है ये जाता है कि नहीं जाता, इसका रिजल्ट जो है ना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसको रेज किया कि नहीं कर सकता या कैसे भी है। तो इसका मतलब है, मैं जो कह रहा हूँ कि उसका रहता है, तो इसका मतलब है आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। ये बिलीफ है। सो दैट्स व्हाट आई तो नो हाँ, तो फ्रॉम, नहीं देखिए, इस डिस्कशन से मैं बता हाँ रहा हूँ नहीं, ना। मैं बिल्कुल ये मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। जैसे अब आपने कहा ना कि जैसे मान लीजिए इस डिस्कशन के अंदर ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे लग रहा, डिस्कशन के अंदर ही जब अब ये एक बात निकली कि भाई मैं केपेबल नहीं हूँ, ये एक बिलीफ है। अब इसके लिए आप इंसिडेंट क्यों सोचिए कि कैसा, क्या ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसके कारण से मुझे ये लगा कि मैं केपेबल नहीं हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने बचपन में मैथमेटिक्स का क्लास चल रही थी और आपका सवाल ठीक नहीं हुआ, जवाब आप ठीक नहीं दे पाए और टीचर ने पनिश किया, तो फिर दोबारा अगले दिन हुआ, कोई दूसरा सवाल आया, वो भी नहीं कर पाए, टीचर ने फिर से पनिश किया। जब तीसरी बार हुआ, टीचर ने फिर पनिश किया, और आपके माइंड में ये आ गया कि यार ये मैं तो मैथ में केपेबल नहीं। यहाँ जो केपेबल नहीं हो की बात हो रही है, ये नहीं कि मैथ्स आता है कि नहीं आता, नहीं उसकी नहीं, बात मेरे नहीं को हो तो रही। यही समझ में आ रहा है कि आई हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई और द प्रॉब्लम। क्रिएट अगर अब इमेजिनरी। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आई कैन इरेज इट, सो राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो आवश्यक है, उसके बिना तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ना, कि इससे एक आपको कॉन्सेप्ट समझ के और आइडिया आएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम को हम लोग आगे बात करेंगे, वैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे होती है वो भी पता लगाएगा। मगर जो जो हमारे जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन के अंदर आप चलिए, तो ये एक बिफोर एंड आफ्टर वाली जो सिचुएशन है, जब कभी भी कोई भी संस्कार, कोई वासना जब क्रिएट होती है, उसके क्रिएट होने से पहले की एक स्टेज होती है जिसमें वो वासना एग्जिस्ट नहीं करती या वो बिलीफ एग्जिस्ट नहीं करती। मॉडर्न लैंग्वेज में हम बिलीफ कह रहे हैं, बट वो संस्कार और कुसंस्कार की बात है।
जो रियल मी है, रियल मी मतलब जो मैं रियल मेरा ओरिजिनल आई है, वो बिफोर वाली स्टेज वाला है, आफ्टर वाली स्टेज वाला नहीं। मगर मैं आफ्टर वाली स्टेज के साथ इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आफ्टर वाली स्टेज वाला आई हूँ। तो मुझे इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने के लिए अपनी बिफोर वाली स्टेज को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको अगर एक्सेप्ट मैं करना। तो ऐसे वाली, पीछे चलता जाऊंगा, एक मिनट, हाँ एक अगर मैं इस तरीके से पीछे चलता जाऊंगा तो मैं एक टाइम पे प्योर कॉन्शियसनेस पे ही पहुंच जाऊंगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मकरम भाई, आपको एग्जैक्टली। पहुंचा दिया, घर जी ने आपको पहुंचा दिया। नहीं, मतलब हर के पीछे 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 पीछे, तो कंटेमिनेशन जो है वो तो प्योर कॉन्शियसनेस का बहुत धीरे धीरे ओवर लाइफ टाइम ही हुआ है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मगर इसके अंदर ये जो ये दिस इज द जिस्ट ऑफ योर डिस्कशन है। जो आफ्टर वाली स्टेज है, वो स्टेज ऑब्स्ट्रक्ट करती है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, मेरे जीवन के लिए। आप समझे इस बात को कि मैं सिर्फ अपने जीवन की बात करता हूँ। इंटेलिजेंस ने तो अपना काम करना ही करना है, इट्स टू बिग, आई कैनॉट इम्पैक्ट इट। बट मेरे लिए मैंने फिल्टर्स बनाए हैं, मैंने जो ऑब्स्ट्रक्शंस बनाए हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शंस में जो मेरे जीवन में जो आती है, तो वो उस तरह से मेरा जीवन क्रिएट हो जाता है। एंड टू डू दिस देयर आर मल्टीपल वेज। जैसे अभी हमने एक ये वे अभी आज डिस्कस किया है, बिफोर एंड आफ्टर वाला। ये जो वे है, ये अगर आप कई बार अपने आप बैठ के करो तो मुश्किल भी हो जाता है, बट किया जा सकता है। प्रिंसिपल उसका यही है, ये प्रोसेस। एक अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, छोटा मोटा भी होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मैं चार बंदों में बैठ के मैं बात नहीं कर सकता, या एंजाइटी हो जाती है मुझे इस तरह की है। कोई भी ऐसा इशू आप आइडेंटिफाई करें, या फिर एक स्टोरी बनाएं, फिर उस स्टोरी के अंदर रीजनिंग डालें, और रीजनिंग डालने के बाद बिफोर एंड आफ्टर मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। एंड देन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, मैं बिफोर वाला हूँ क्या आफ्टर वाला हूँ? बस इतना ही पूछना है मुझे, वो चला जाता है फट से। सो जैसा मैंने कहा था ना कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मॉडर्न तरीके से उस बात को कर रहा हूँ। ये सभी हमारा शास्त्र है, सिर्फ हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसको। कुछ देयर इज नथिंग न्यू हियर, मैं सिर्फ एक कंपाइल कर रहा हूँ चीज़ों को आपके साथ। जस्ट थिंक ऑफ इट, बिफोर एंड आफ्टर। कि इसका मतलब जो आज मैं अपने अंदर कुछ निगेटिविटी देख रहा हूँ ना, वो निगेटिविटी कब एंटर हुई, कब वो इंस्टेंस हुआ, बिफोर एंड आफ्टर वाला। नो, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट समटाइम। हाँ, दिस माइट हैव हैपेंड एट ए वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इट मे हैव और हैपेंड इन द पास्ट लाइफ, तो आप ओके, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। सो करेक्ट। डोंट डू दैट, जस्ट गो टू द पॉइंट when you felt the same thing before, last time, or the first time when you felt it this way. मीन वट एवर निगेटिविटी यू आर सीइंग, Whatever व्हेन फर्स्ट negativity, टाइम, हाँ, जो व्हेन आप जो आपको लास्ट टाइम याद इट आए, हैज हैपेंड।
हाँ, जो भी आपको याद है। ऐसा हो सकता है कि या आपने वो, जब वो आप 8 साल के थे तब एक्सपीरियंस किया हो पहली बार, मगर आपको या याद नहीं है। आपको याद या वो है जब आप 25 साल के थे तब किया था। तो कोई ओके। बात नहीं। जो भी आपको फर्स्ट टाइम जब वो याद है, जो भी उस इंसिडेंट को याद करके, उसकी स्टोरी बनाकर, उसके लॉजिक देके, उसको बिफोर एंड आफ्टर का एक वो, अ, जो वो पैमाना है, बिफोर आफ्टर का मोमेंट जो है, वो आइडेंटिफाई करके आप बताएं, अपने आप सवाल पूछें आपसे, एम आई द वन आफ्टर और एम आई द वन You mean first time, you mean last time? बिफोर? जैसे Last मेरी, time. मतलब पिछला ऐसा, पिछली पिछली ऐसा, बार जो हुआ, हाँ, जो आपकी मेमोरी में जो 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 पिछली भी बार आपको हुआ, याद आता है पहले, लास्ट टाइम जो हुआ। आज हुआ है ना, उसको नहीं। जैसे या मान नो नो, लीजिए इस मोमेंट पर, अब इससे पहली बार जब हुआ था, जब पहले, मतलब जब भी आपको याद आता है, या मतलब इससे जब इससे पहले लास्ट में जो हुआ, ये लास्ट नहीं में जो हुआ, पहले एकदम पहला वाला नहीं, बस नहीं, हाँ, लास्ट वाला। लास्ट। आपने बहुत ज्यादा कर रखे हैं गुलाट जी, क्या मतलब? भाई भाई ये जो है ना परमोनेशन कॉम्बिनेशन, इसको समझ ही लो अभी तो अच्छा है, बाद में मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ठीक है। देखिए, बात ये है ना कि जो जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये सिस्टम जरूरी नहीं कि अब आप, मेरे 6 जन्म पहले कोई चीज बात हुई थी, मैं आज तक कैरी कर रहा हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा उसको? नहीं कर सकता। या, मगर जो 6 दिन पहले या 6 साल पहले हुई थी, उसको कर सकता हूँ, तो उसको कर लीजिए, उसमें बिफोर आफ्टर कर लीजिए। वो ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे 6 जन्म पहले हुआ। सो दिस वाज द टेक्निक। बट जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था, वो डिस्कशन, प्रिंसिपल जो था, वो प्रिंसिपल इज वैलिड। This is the second stage or third stage of that principle. How to deal with that? How to impact it? How to change it? तो एक वो एग्जाम्पल होता है ना, कई बार एक ऐड आया करता था कि भाई वो अलार्म अलार्म सिस्टम जो है वो मॉनिटर करता है। तो वो चोर आया है, वो मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है उसको कि यस चोर है इसका। चोर ने कुछ चीज उठा ली, वो कह रहा है यस चोर ने कुछ चीज उठा ली। उस मॉनिटरिंग सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा तब होगा जब उसका कोई ना कोई चोर आया है तो वो कुछ उसको एक्शन करे, उसको पकड़े, या कोई बुलाए पुलिस को, या कुछ करे, तब फायदा होगा ना। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह से है, और उसका फायदा तभी होता है जब उसके ऊपर एक्शन किया जा सके। तो एक्शन करने का तरीका क्या है? जब राजा परीक्षित को पता लगा कि उनके राज्य के बाद, उनके जीवन के बाद कलयुग आने वाला है, तो उन्होंने कली को पकड़ लिया और उसको बोला कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो तेरा युग कैसे आएगा? कली ने बोला, आप मुझे खत्म कर सकते हैं, मगर मेरे अंदर एक ऐसा गुण है, ऐसा वर्च्यू है मेरे टाइम में, जो अगर आपको पता चले तो फिर आप डिसाइड करो कि आपने मुझे खत्म करना है कि नहीं। तो परीक्षित राजा ने बोला कि भाई हाँ, बताओ क्या है ऐसा, क्योंकि मैंने तो सुना है तुम्हारे अंदर सब गड़बड़ी है। तो उसने बोला, मेरे अंदर सब गड़बड़ है, सब उथल पुथल है, सब मैसी है। एक गुण है, मेरे युग के अंदर एक दिन का तप व्यक्ति को भगवान से मिला देगा। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हजारों साल तक तप करने पर, कई जन्म लेने पर जाके ब्रह्म भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में एक दिन का तप ब्रह्म से मिला दे।
राजा परीक्षित ने कहा ये जो आपका जो गुण है मैं आपको मार नहीं सकता, क्योंकि ये गुण जो है ये तो एक वरदान की तरह है, आपको मैं खुला भी नहीं छोड़ सकता, तो आप सब जगह तहस नहस कर दो, तो आपको कन्फाइन भी करना होगा, मगर ये गुण है आपका इसलिए मैं आपको मार तो सकता नहीं। तो आप अपने लिए जगह तैयार करें, बताएं कहाँ रहेंगे। तो कली ने जवाब दिया मैं स्वर्ण में रहूंगा। और ये गुण मेरा है। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है अब आप जा सकते हैं, अपने युग के अंदर आप स्वर्ण, स्वर्ण से मतलब सिर्फ सोने की धातु से नहीं होता, जनरली मनी की बात आ जाती है। तो मैंने कहा कि आप कलयुग में कली जो है वो स्वर्ण में रहेगा, मगर ये गुण जो है आपका जिसको भी पता चलेगा, जो भी व्यक्ति इस गुण का यूज करेगा उसको भगवान की प्राप्ति कर एक दिन के अंदर। ये कलयुग है जो अब चल रहा है। ये है तरीके उसके एक दिन में ब्रह्म प्राप्ति के। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, इसको यूज कैसे करके इसको पता लग जाए उसका, क्या कैसे जैसे किया आप? अब ये एक तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा यही ओनली तरीका है, ये एक तरीका जो आज हमने डिस्कस किया, जो वैल्यूएबल चीज है कुछ भी जो है। बिफोर एंड आफ्टर वाली बात। वैल्यूएबल चीज मतलब जब कलयुग की बात कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, जो आपने सोने का काम है, क्या वैल्यूएबल कुछ भी हो सकता है? डायमंड है, कुछ है, हाँ मनी, पैसा है, मनी, मनी माइंड, मनी, या नॉट लक्ष्मी, मनी। देखिए दोनों में फर्क है ना। नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है। हाँ दोनों में फर्क। लक्ष्मी जो है जो वेल्थ पॉजिटिव यूज में आती है उसको लक्ष्मी बोलते हैं, ओके, पॉजिटिव फ्लो जिसका है। जो ऑलराइट। जो मनी जो होती है वो अहंकार में जुड़ती है। तो जो मनी है जो अहंकार में जुड़ती है तो वो मनी होती है, और जो लक्ष्मी होती है वो अहंकार में नहीं जुड़ती। ओके, थैंक यू फॉर आई आई नेवर डिफरेंशिएटेड दैट, हाँ तो मतलब बड़ी सटल चीजें हमारे शास्त्रों में जो लिखी हैं बड़ी सटल हैं, बट समझ, देखिए कलयुग में समझ भी फट से आती है। सच सच समझाने, बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ, समझाने ये वाला होना चाहिए। समझ भी बड़ी जल्दी से आ जाती है। सतयुग के अंदर ये वो बेचारा गुरुकुल में 8 साल लगा रहता था तब जाके समझ में आता था। कलयुग का ये बहुत एडवांटेज है तो भागवत ये। के अंदर एक श्लोक ये भी है हम्म, जिसमें ये कहा है कि सतयुग में जो रिजल्ट टोटल लाइफ में विष्णु स्मरण करने में मिलता है, त्रेता में जो रिजल्ट हजारों यज्ञ करने में मिलता है, द्वापर में जो रिजल्ट बहुत अत्यधिक मूर्ति पूजा में मिलता है, कलयुग में वही रिजल्ट भगवान का सिर्फ नाम जपने में मिल जाता है। तो ये भी एक भागवत का ही श्लोक है। हाँ बिल्कुल, ये सब हमारे शास्त्रों से ये है, कुछ मैं नया कुछ नहीं बोल रहा, बट सिर्फ ये जो बातें हैं ना ये लिखी इसीलिए उन्होंने हुई कि ये हैं, तो कलयुग के अंदर समझ भी बड़ी जल्दी आती है, ये समझ आ जाती है। तो ये जो बिफोर आफ्टर वाला प्रोसेस है ये भी बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। इसका आप एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, एक मैं घंटे में, इस आधे घंटे में आउट ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है। ये आउट ऑफ वे क्वेश्चन है, इसमें हाँ नहीं है। कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्वापर है या त्रेता है, उसमें उसमें लोग इतने इंटेलिजेंस नहीं थे जितने अब हैं हम। क्रिटिकल थिंकिंग थी पहले ज्यादा, अब जो है तो बिल्कुल थिंकिंग है। ऐसा या होता है ना, एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर जो एक्सेप्शन होता है ना वो, उसका एक्सेप्शन का जनरल एनवायरनमेंट से जितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है ना उतना जल्दी वो समझ में आता है। एक्सेप्शन नजर तब आता है जब वो उसका डिफरेंस होता है, एकदम बहुत बड़ा डिफरेंस, तब वो नजर आता है एकदम से।
तो कलयुग में वो एक्सेप्शन जो है उसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, इसलिए 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 वो कह रहा हूँ ना, तो हम इसलिए कल युग नोटिस में हो ज्यादा जाता है। इंटेलिजेंट है। हाँ, इसलिए वो फट से नोटिस हो जाता है। गुलाटी जी, कलयुग में नहीं, जो भी हमसे पहले के हैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम। दैट्स द वे एवरीबॉडी थिंक्स। दैट्स द एसेंस। ये भी हर्ष जी बताने वाले थे, आपने इसलिए बता अगली अगली जनरेशन जो पिछली को बुद्धू समझती है। दैट्स इट। दैट्स इसलिए तो देयर इज द जनरेशन गैप। इसलिए तो बच्चे जो है बापू को ना झांसा दे के या टीचर को झांसा दे के कुछ कुछ न कर जाते हैं, तो ये नहीं नहीं, उसके लिए तो हम तो उस एज पे पहुंच गए जो हमें अभी बता दिया जाता है कि डैड यू डोंट नो इट। हम तो उस जगह पहुंच चुके हैं अब। पहले हम ये ठीक है जी, आई होप कि कुछ थोड़ा बहुत इसका कोई नोट्स वोट्स ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसको फिर से हम एक बार रिपीट जरूर कर लेंगे पूरे प्रोसेस को, ताकि और भी कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको क्लैरिफाई इट कर वाज सके। वेरी इंटरेस्टिंग, या थैंक यू। या ठीक है, मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, तो फिर हम थोड़ी सी जनरल बात कर लेंगे।